जैसे ही लावण्या के मुंह से ये शब्द निकले, विक्रम ओबरॉय का चेहरा तुरंत उतर गया और वह धीमी आवाज में गरजा चिल्लाया, तुम सच में नशे में हो? एक कड़वे और हताश चेहरे के साथ लावण्या ने जोर से बहस की, मैंने कुछ नहीं पिया है। आज का दिन सच में बहुत अहम जरूरी था। वह शराब क्यों पीती? भले ही शराब पीने से उसे हिम्मत मिलती, लेकिन जब तक मामला संभल नहीं जाता, वह शराब को चीजें बिगाड़ने नहीं दे सकती थी। असल में उसे विक्रम ओबरॉय से यह बात कमरे में ही कहनी चाहिए थी, लेकिन वहां हर्षवर्धन भी था। और पता नहीं क्यों हर्षवर्धन उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं था, चाहे उसने लावण्या ने उसे कितने भी इशारे क्यों न किए हों। खुशकिस्मती से विक्रम ओबरॉय बाहर आ गया और वह उसके पीछे पीछे आ गई, जहां उन्हें बात करने के लिए एक जगह मिल गई। उसे बस इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपना लड़कियों वाला संकोच रिजर्व छोड़ने के बावजूद विक्रम ओबरॉय इतना बेपरवाह उदासीन होगा। तुमने पक्का शराब पी रखी है? विक्रम ओबरॉय के चेहरे पर गंभीर भाव थे। खुद को देखो, तुम बकवास कर रही हो। मैंने नहीं पी है। घबराहट बेचैनी से लावण्या की आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? जब वह उस पर दबाव डालती रही तो विक्रम ओबरॉय चिढ़ गया। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, हम सिर्फ आम साधारण दोस्त हैं। आम दोस्त? अच्छे दोस्त भी नहीं। लावण्या को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल में कई बार खंजर भोंक दिया हो और खून पानी की तरह बह रहा हो। तुम उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी, वह जोर जोर से सांसें लेने लगी। तुम इतने निर्दयी क्रूर कैसे हो सकते हो? विक्रम ओबरॉय अपना धैर्य खो रहा था, अधीर हो गया था, मानो वह उन दिनों में वापस चला गया हो जब लड़कियां उससे अपने प्यार का इजहार किया करती थीं। बचपन से ही उसके अच्छे रूप, लुक और अमीर विशेषाधिकार प्राप्त परिवार के कारण बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती थीं, और ऐसी और भी कई लड़कियां थीं जो उससे अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत रखती थीं। हालांकि वह बाकी लड़कों की तरह नहीं था जिन्हें लड़कियों का पीछा करना, मनाना पसंद होता था। उसे खास तौर पर उस लड़की द्वारा प्यार का इजहार किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था जिसे वह पसंद नहीं करता था। इसलिए चाहे वह लड़की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वह जल्दबाजी में उससे अपने प्यार का इजहार करती तो वह उसे प्यार से नहीं ठुकराता, निराश नहीं करता, और अगर उसका मूड खराब होता तो वह उसके साथ बहुत सख्त कठोर भी हो सकता था। चूंकि उसने इतनी सारी लड़कियों को ठुकराया था, इसलिए उसके दोस्त भी उसे ऐसा दिल तोड़ने वाला और ब्रेकर कहते थे जिसकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा था। आखिरकार ऐसे बहुत कम मर्द थे जो उसकी तरह इतने नखरे वाले चूजी थे। अगर कोई लड़की उनसे अपने प्यार का इजहार करती और अगर वह परेशान करने वाली नहीं होती, तो वे पहले ये देखते कि क्या उनके मन में भी कुछ भावनाएं पैदा हो सकती हैं। उसे उन्हें सीधे ठुकराने की क्या ज़रूरत थी? इसके अलावा वह लड़कियों को बहुत ही बेरहमी क्रूरता से मना करता था, जिससे ठुकराई गई लड़कियां इतना रोती थीं कि एक नदी भर जाए। लावण्या ने भी उसकी क्रूरता, निर्दयता देखी थी। यही वजह थी कि उसने पहले अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं की थी। लावण्या को हमेशा लगता था कि विक्रम ओबरॉय ने उन सभी लड़कियों को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वे उसके लायक नहीं थीं, इतनी अच्छी नहीं थीं। विक्रम ओबरॉय के लायक बनने के लिए वह खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। अब उसने हिम्मत जुटाई, बाइट द बुलेट, और सबसे पहले अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसे बाकी लड़कियों जैसा ही नतीजा मिला। ओह नहीं, अभी भी थोड़ा सा अंतर था। जब विक्रम ओबरॉय बाकी लड़कियों को ठुकराता था तो उसका रवैया बहुत सीधा, डायरेक्ट होता था, और कभी कभी तो वह उन नाजुक लड़कियों को दफा हो जाने, गेट लॉस्ट तक के लिए कह देता था। आज उसका मना करना काफी नर्म, प्यार भरा था, और उसने शराब के नशे वाले बहाने से उसकी मदद भी की। लेकिन मना करना चाहे कितना भी प्यार से क्यों न किया गया हो, लावण्या के लिए यह बहुत ही क्रूर था। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें आखिरकार अपना सच्चा प्यार मिल ही जाएगा। अपनी अधीरता, बेचैनी के बावजूद विक्रम ओबरॉय ने अपने गुस्से को काबू में रखा और लावण्या को प्यार से ठुकरा दिया। यह आसान नहीं था। आखिरकार वह हमेशा इसे आसान और रूखे तरीके से ही करता था। अगर उनकी सालों पुरानी दोस्ती नहीं होती तो वह बस मुड़कर वहां से चला जाता। बस अफसोस की बात यह थी कि उसने जिसे नरमी, प्यार समझा था, वह अभी भी लावण्या के लिए एक खंजर की तरह ही था। उसने अपने दांत पीसे, तुम्हें बस निशा शर्मा जैसी बदचलन औरत, स्लट की पसंद है जो किसी भी मर्द के साथ जा सकती है ना? लावण्या। विक्रम ओबरॉय का चेहरा पूरी तरह से सख्त गंभीर हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लावण्या, जो खुद को इतना कुलीन, सभ्य और शालीन, एलिगेंट मानती थी, ऐसी बातें कहेगी। उसका चेहरा उदास, अंधेरा था, उसकी आंखों में मानो परछाइयां अंधकार छिपी थीं, और उसके चारों ओर की आभा और ठंडी और कठोर थी। वह आगे बढ़ा, उसका चेहरा भावहीन था, और उसने ठंडी, सख्त आवाज में कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। बेशक अगर वह आगे भी बोलती रही तो वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह अभी भी अपने इस उसूल सिद्धांत पर टिका रह पाएगा। लावण्या इतनी हिल गई, घबरा गई थी कि वह लगभग उछल ही पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम ओबरॉय निशा शर्मा के पक्ष में इतना झुका हुआ, बायस्ड होगा।
साफ तौर पर वह एक कुत्ती कमीनी थी जिसकी ऊपर चढ़ने सफल होने के लिए कोई हदें सीमाएं नहीं थीं। लेकिन विक्रम ओबरॉय ने असल में निशा शर्मा की खातिर उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। उसने तुम्हें धोखा दिया है, फंसाया है। वह इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। क्या तुम्हें पता है कि वह कितने लोगों के साथ चक्कर चला चुकी है, हुकअप कर चुकी है? विक्रम ओबरॉय ने उसे भावहीन होकर देखा, उसका लहजा टोन शांत और बेपरवाह था। क्या तुम्हें पता है? बेशक मुझे पता है। लावण्या ने तुरंत उसे वे कागजात दिखाए जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखे थे। देखो, ये वे तस्वीरें, फोटोज थीं जिन्हें जानबूझकर खास तौर पर प्रिंट किया गया था। वे काफ़ी बड़ी थीं, जिनमें लोग और कारें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। उसे लेने आने वाली कार हर दिन अलग होती थी। क्या तुम्हें लगता है कि वह इतनी मासूम है? लावण्या गुस्से से मरने वाली थी, पागल हो रही थी। विक्रम ओबरॉय उस जैसी लड़की के झांसे में बेवकूफ़ कैसे आ सकता था? विक्रम ओबरॉय ने देखा और फिर जम ठिठक गया। लावण्या के हाथ में कई तस्वीरें थीं जिनमें हर तरह की लग्जरी महंगी कारें दिखाई दे रही थीं। हालांकि वह इन कारों को जानता था। 2 उसकी अपनी कारें थीं और एक वह कार थी जिसे जतिन ने पहले यहाँ इस्तेमाल किया था। इन तस्वीरों को देखकर विक्रम ओबरॉय का पहले वाला गुस्से का मूड भाव अचानक शांत हो गया और उसकी जगह केवल मजाक, उपहास और व्यंग्यात्मक शंकाओं ने ले ली। लावण्या को आखिर ये तस्वीरें कहाँ से मिलीं? उसे यकीन था कि लावण्या को पहले उसके और निशा शर्मा के बारे में नहीं पता था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसने पहले से तैयारी की हो। तो फिर ये तस्वीरें उसे किसने दीं? विक्रम ओबरॉय के दिमाग में तुरंत श्रुति का ख्याल आया। लावण्या को ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन श्रुति के अलावा किसी और से नहीं मिल सकती थी। ये सोचकर श्रुति के लिए उसकी नफरत, घिन और भी बढ़ गई। वह केवल बेचैन ही नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्यालु भी थी। वरना उसने सिर्फ इसलिए यह नहीं मान लिया होता कि निशा शर्मा ने कुछ गलत किया है क्योंकि वह एक कार में बैठी थी। अगर श्रुति ने ऐसा नहीं कहा होता तो लावण्या भी इतनी पक्की यकीन के साथ नहीं होती। क्या तुमने देखा? लावण्या गुस्से में और दिल टूटी हुई दुखी थी। वह तुमसे झूठ बोल रही है। तो क्या? एक साफ खड़ी आवाज बगल से गूंजी और उन दोनों ने हैरानी से अपने सिर घुमाए। निशा शर्मा। एक ऊंची और एक नीची आवाज एक ही समय पर गूंजी, जिनमें समान हैरानी दिखाई दे रही थी। जब वे हैरानी से देख रहे थे, निशा शर्मा शालीनता एलिगेंटली से उनकी ओर चलकर आई। उसने आम साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पता नहीं कैसे वह इतनी शालीन लग रही थी मानो उसने चेओंगसम एक प्रकार का गाउन पहना हो। जब उसने अचानक निशा शर्मा को देखा तो विक्रम ओबरॉय की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसके हमेशा से अलग अनोखे बर्ताव को देखकर वह एक पल के लिए जम गया और उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। लावण्या दूसरी ओर हैरान और अविश्वास से भरी हुई थी। निशा शर्मा यहाँ क्यों होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उनका पीछा यहाँ तक किया हो? तुमने हमारा पीछा किया? लावण्या ने ठंडेपन, रूखेपन से उसका सामना किया। ये सच में? मैं आज इत्तेफाक से यहाँ आई थी और मुझे तुम लोगों से टकराने की उम्मीद नहीं थी। निशा शर्मा नखरे कोक्विटशलीक से मुस्कुराई। विक्रम भैया, कितना बड़ा इत्तेफाक है। विक्रम भैया। विक्रम ओबरॉय का शरीर सख्त अकड़ गया और उसकी बाहों के रोंगटे खड़े हो गए। वह अचानक बस ऐसे ही इतना बेशर्म, अजीब नाम नहीं संभाल सकता था। लावण्या ने दूसरी ओर महसूस किया कि उसकी आंखें फिर से लाल हो रही हैं। लावण्या कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने निशा शर्मा को विक्रम ओबरॉय के पास जाते और उसका हाथ पकड़ते देखा। उसकी आवाज़ में शहद घुला टपक रहा था। विक्रम भैया, मुझे आपकी बहुत याद आई। विक्रम ओबरॉय का दिल कांप धड़क उठा, लेकिन जब उसने उसे अपनी ओर आंख मारते देखा तो उसके दिल की गर्मी, बेचैनी जल्दी ही शांत हो गई। हालांकि उसने अभी भी उसका साथ दिया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। निशा शर्मा और भी ज्यादा नखरे कोक्विटशलीक से मुस्कुराए। उनके बगल में खड़ी लावण्या की आंखें बहुत लाल हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा शर्मा इतनी बेशर्म होगी और उसके सामने भी इस तरह बर्ताव करने की हिम्मत करेगी। ये तस्वीरें बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। निशा शर्मा ने लावण्या की ओर देखा। क्या ये जानी पहचानी लग रही हैं? लावण्या ने अपना मुंह सिकोड़ा। तुम्हारी याददाश्त बुरी नहीं है। सही कहा। विक्रम भैया, क्या यह आपकी कार नहीं है? निशा शर्मा ने हैरानी से 2 तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए पूछा। लावण्या का दिल उछल पड़ा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। तुमने क्या कहा? यह विक्रम भैया की कार है। क्या आपने इसे पहले नहीं देखा है? निशा शर्मा मासूम लग रही थी। लेकिन ये भी सही है, विक्रम भैया ने आपको इनमें से किसी कार में नहीं बिठाया, घुमाया है, इसलिए आपका इसे न पहचानना सामान्य बात है। हैरानी से लावण्या की आंखें फटी रह गईं। निशा शर्मा ने अपना मुंह ढकने और हंसने का नाटक किया। एक कार किसी दूसरे भैया की थी। उसकी आवाज़ बहुत ही आकर्षक और शर्मीली थी, जिसमें कई मधुर उतार चढ़ाव थे, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते।
विक्रम ओबरॉय का चेहरा स्थिर और भावहीन था। असल में उसे डर था कि कहीं वह जोर से न हंस पड़े। हालांकि उसे नहीं पता था कि निशा शर्मा यहाँ कैसे आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह गुस्से में थी। अगर वह गुस्से में थी तो अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह ढूंढना स्वाभाविक बात थी। जहां तक उसके गुस्से के निशाने की बात थी, वह उसे लावण्या को न जानने का नाटक करेगा। आखिरकार वह समझ सकता था कि कौन ज्यादा जरूरी अहम है। दूसरे भैया, कोई प्रेमी आशिक। लावण्या और भी ज्यादा हैरान थी। निशा शर्मा की विक्रम ओबरॉय के सामने ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि विक्रम ओबरॉय को गुस्सा नहीं आ रहा था। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? क्या उसे अपने साथ धोखा होने पर भी गुस्सा नहीं आ रहा था? विक्रम भैया, आपको बुरा तो नहीं लगा, है ना? निशा शर्मा ने विक्रम ओबरॉय की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। विक्रम ओबरॉय हंसे बिना नहीं रह सका और उसने प्यार से दुलारते हुए उसके माथे को धीरे से थपथपाया और कहा, बेशक विक्रम भैया को बुरा नहीं लगेगा। विक्रम ओबरॉय को खुद को विक्रम भैया कहते हुए सुनकर निशा शर्मा के मुंह के कोने फड़के और उसके शरीर के रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि इस तरह का नाम कितना भयानक मानसिक प्रहार हमला था। फिर भी वह शानदार तरीके से मुस्कुराए और उसकी बांह को हिलाया। मुझे पता था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं विक्रम भैया। ये तो पक्की बात है। उन दोनों को इस तरह बातें करते देखकर लावण्या का चेहरा बहुत ही उदास चिढ़ा हुआ हो गया था। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि विक्रम ओबरॉय इतना अपरिचित अजनबी हो जाएगा। विक्रम ओबरॉय के बारे में उसकी पिछली धारणा सोच इस पल पूरी तरह से उलट गई थी। लावण्या दीदी, विक्रम भैया नाराज नहीं है, निशा शर्मा ने लावण्या की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इन तस्वीरों को मत दिखाए, ये ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। ये लोगों को हंसाएंगी। अगर आप सच में ये साबित करना चाहती हैं कि मैं एक बदचलन आवारा लड़की हूं, तो आप नंगी तस्वीरें खींचने की कोशिश कर सकती हैं। जब उसने वह अपमानजनक शब्द सुना तो विक्रम ओबरॉय का चेहरा तुरंत ठंडा सख्त हो गया। कोई भी कहे, वह इसे नहीं सुन सकता था। लावण्या का चेहरा उलझन में था जब उसने निशा शर्मा को आगे कहते हुए सुना, असल में मेरे बारे में इतनी चिंता मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। आप अपनी आंखों के नीचे के काले घेरे डार्क सर्कल्स भी नहीं छिपा पा रही हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए कोई ब्यूटी सैलून सुझाऊं? वे बहुत अच्छा काम करते हैं। निशा शर्मा के दुष्ट शरारती बर्ताव को देखकर विक्रम ओबरॉय को लगा कि उसकी पहले की सारी उदासी तनाव दूर हो गई है। इससे पहले वह खुद से निशा शर्मा के अलगाव दूरी को महसूस कर सकता था। उसे लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उस रात वह कुछ ज्यादा ही आक्रामक उग्र हो गया था और उसने उसे डराकर दूर कर दिया था। कुछ दिनों तक उससे संपर्क कांटेक्ट न कर पाने के बाद उसकी उदासी और भी गहरी हो गई थी और डांट खाने के डर से कंपनी में बहुत कम लोगों ने उसके पास जाने की हिम्मत की थी। उसका मूड इतना खराब था कि वह हर्षवर्धन के डिनर के लिए बाहर आने के निमंत्रण इनविटेशन पर मान गया था। अब जब उसने निशा शर्मा को उसका हाथ थामे और बेपरवाही से बुरी शरारती बनते हुए देखा तो उसे इसके बजाय राहत महसूस हुई। यह अच्छी बात थी कि उसने खुद को उससे अलग नहीं किया था। इसके अलावा उसके नखरे वाले फ्लर्ट करने वाले रवैये ने सच में उसे बहुत खुश कर दिया था। उसके विपरीत लावण्या तो गुस्से से लगभग मरने ही वाली थी। पिछले 2 दिनों से विक्रम ओबरॉय और निशा शर्मा के रिश्ते के बारे में सोच सोचकर वह ठीक से सो नहीं पाई थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे डार्क सर्कल्स हो गए थे। डार्क सर्कल्स को छिपाने के लिए उसने आज काफ़ी हैवी फाउंडेशन मेकअप भी लगाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा शर्मा उसे इस तरह खरी खोटी सुनाएगी। निशा शर्मा ने असल में उसे एक ब्यूटी सैलून तक सुझा दिया था। क्या वह उसका मजाक उड़ा रही थी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन इसके बजाय वह शांत हो गई। चूंकि आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो ज़रूर यह मेरी ही गलती होगी। निशा शर्मा और विक्रम ओबरॉय दोनों एक पल के लिए जम गए, हैरान रह गए। उसने असल में हार मान ली थी, बस ऐसे ही। लावण्या की अक्ल आखिरकार वापस आ गई थी और हालांकि उसकी मुस्कान अभी भी सख्त बनावटी थी, लेकिन पहले वाला गुस्सा और पागलपन अब गायब हो चुका था। मुझे बहुत खेद है, माफ़ करना। मैंने आज कुछ अनुचित खराब मजाक किए। माफ़ करना। निशा शर्मा अविश्वास हैरानी से उसे घूरे बिना नहीं रह सकी। क्या लावण्या ने ड्रग्स नशा ले लिए थे, या अचानक उस पर किसी भूत का साया पड़ गया था? यह नई इंसान कौन थी? पहले वाली गुस्से में रहने वाली लावण्या से निपटना आसान था। हल्का सा उकसाना, प्रोवोक करना भी उसे बुरी तरह भड़का देता। हालांकि उसके सामान्य नॉर्मल हो जाने के बाद यह इतना आसान नहीं था। निशा शर्मा मन ही मन सतर्क चौकन्नी हो गई थी, लेकिन वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हारा वह मतलब नहीं था। लेकिन क्या तुम्हें सच में किसी ब्यूटी सैलून की सलाह रिकमेंडेशन नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लावण्या ने गुस्से में अपने पैर नहीं पटके। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन उसका लहजा टोन शांत था।
बस बात यह है कि मैं पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पाई हूँ। मैं वापस जाकर अपना बेहतर ख्याल रखूंगी। ओह, यह अच्छी बात है। निशा शर्मा ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं और फिर शांत हो गई। अगर लावण्या शांत थी तो क्या हुआ? क्या वह उससे डरती थी? विक्रम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अभी अपना आपा कंट्रोल खो दिया था और लापरवाही से कुछ अजीब बातें कह दीं। मैंने पक्का अभी अभी शराब पी रखी होगी, लावण्या ने विक्रम ओबरॉय से कहा। विक्रम ओबरॉय की भौहें सिकुड़ गईं। लावण्या बहुत जल्दी बदल गई थी, लेकिन वह मुस्कुराया। अगली बार ध्यान रखना, अफवाहों पर ध्यान मत दिया करो। इन शब्दों के कारण लावण्या के चेहरे के भाव एक बार फिर मुस्कुराने से पहले थोड़े सख्त हो गए। मैं समझ गई। वह सच में इस बार कुछ ज्यादा ही लापरवाह उतावली हो गई थी। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से विक्रम ओबरॉय को नहीं देखा था, और जब उसने अचानक एक खास लड़की को उसके बगल में देखा तो उसने अपना सारा शिष्टाचार, मैनर्स और संयम ताक पर रख दिया। बुद्धि अक्ल में इस तरह की गिरावट आना बहुत अजीब था, और इस गलती के कारण उसके प्रति विक्रम ओबरॉय का रवैया और भी खराब हो गया था। इतने सालों बाद उसने इतना बड़ा जोखिम रिस्क क्यों उठाया? अपने पिछले प्रदर्शन हरकत के बारे में सोचकर लावण्या के पसीने छूट गए, वह ठंडी पड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह इस तरह अपना आपा खो देगी, पागल हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। वह मुस्कुराई और बोली, क्या हम अपना खाना जारी रखें? चलो खाते हैं। विक्रम ओबरॉय के कुछ कहने से पहले ही निशा शर्मा ने जवाब दे दिया। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसने थोड़ी शिकायत रूठे हुए अंदाज के साथ विक्रम ओबरॉय की ओर देखा। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? विक्रम ओबरॉय तुरंत बेचैन हो गया। तो फिर चलो जल्दी करो और अंदर चलते हैं। विक्रम ओबरॉय ने त्योरियां चढ़ाईं। इतनी देर हो चुकी है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? क्या पिछले 2 दिनों से जब से तुम शो की शूटिंग कर रही हो तुमने ठीक से खाना नहीं खाया है? तुम इतनी दुबली कमज़ोर क्यों लग रही हो? निशा शर्मा निशब्द रह गई। प्रोग्राम टीम काफ़ी मानवीय इंसानियत वाली थी। हालांकि कुछ टास्क बहुत ही पागलपन भरे क्रेजी थे, कम से कम बाकी मेहमानों के लिए, लेकिन शो ने खाने और रहने के मामले में कोई कंजूसी नहीं की थी। आखिरकार मेहमान या तो लोकप्रिय सितारे थे या कल के सुपरस्टार। उनके साथ अच्छा व्यवहार कैसे नहीं किया जाता? होटल ने बुफे तैयार किया था और उसकी भूख ने लगभग बाकी सितारों को डरा ही दिया था, जो ज्यादा नहीं खाते थे। श्रुति को छोड़कर बाकी तीनों महिला मेहमान दौड़कर उसे देखने आईं, ये जानना चाहती थीं कि वह इतना ज्यादा कैसे खा पाती है। उसने इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें उन स्लिमिंग पिल्स, वजन कम करने वाली गोलियों के बारे में भी बताया जो बाद में बनाई जाने वाली थीं, और उन्होंने कहा कि वे उन्हें खरीदना चाहती हैं। इस हाल में वह दुबली कैसे हो सकती थी? मेरा कोई वजन कम नहीं हुआ है, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। मैं बहुत खाती हूँ। क्या ऐसा है? विक्रम ओबरॉय को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। छोड़ो, चलो पहले अंदर चलकर खाना खाते हैं। ठीक है। विक्रम ओबरॉय के इतने कोमल और धैर्यपूर्ण प्यार भरे बर्ताव को देखकर लावण्या का चेहरा तो नहीं बदला, लेकिन उसके नाखून उसकी अपनी हथेलियों को खरोंचकर लगभग छीलने ही वाले थे। उसके दिल में मानो किसी ने छुरा घोंप दिया था। ये पहली बार था जब उसने विक्रम ओबरॉय का ऐसा अलग रूप देखा था। विक्रम ओबरॉय, जो हमेशा से ठंडा और अभिमानी घमंडी रहा था, जो दूसरों को अपने करीब नहीं आने देता था, उसका ऐसा कोमल रूप कैसे हो सकता है? इससे भी बुरी बात यह थी कि उसका ये रूप किसी और के लिए था। हालांकि वह चाहे कितनी भी गुस्से में क्यों ना हो, उसने फिर भी जबरदस्ती एक मुस्कान निकाली। हाँ, जल्दी करो और जाकर खाना खा लो, वरना ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छा नहीं है। जरूर। निशा शर्मा उसकी ओर बहुत ही चमक के साथ मुस्कुराए और वापस विक्रम ओबरॉय की ओर मुड़ी। चलो अंदर चलते हैं। सच कहूं तो जब वह इस आवाज में बोली तो निशा शर्मा को खुद से भी घिन आ रही थी। अगर लावण्या को चिढ़ाना घिन दिलाना न होता तो उसने खुद पर इतना जुल्म नहीं किया होता, खुद को इतना परेशान नहीं किया होता। उसके विपरीत पिछली रिहर्सल तैयारी के बाद विक्रम ओबरॉय के पास असल में इस नाटक एक्टिंग को सहने की काफ़ी क्षमता थी। उसने उसकी नाक को हल्के से खींचा। हाँ, अंदर चलो, छोटी भुक्खड़ ग्लटन। निशा शर्मा की मुस्कान जम गई और जल्द ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या बकवास है? यह उसे मार ही डालेगा, यह खौफनाक था। उसे अचानक याद आया कि किसी ने क्या कहा था, नखरे दिखाना, कोक्विटिश होना महिलाओं के लिए एक शक्तिशाली हथियार होता है, या तो सामने वाले का दिल पिघलाने और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, या फिर सामने वाले को इतना परेशान घृणित कर देने के लिए कि उसे बात माननी ही पड़े। अब ऐसा लग रहा था कि नखरे दिखाने का उसके लिए बाद वाला असर दूसरा प्रभाव हो रहा था। उसे किसी और से ज्यादा खुद से ही घिन आ रही थी। चलो चलते हैं। जब उसे उसकी पकड़ की ताक महसूस हुई तो विक्रम ओबरॉय मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। वे दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते थे और वह उसके चरित्र स्वभाव को समझता था।
इतने सख्त मजबूत व्यक्तित्व वाली लड़की जो सब कुछ खुद ही संभालना चाहती थी, इतनी नाजुक और नखरेबाज कैसे हो सकती थी? जबकि उसे खुद से घिन आ रही थी, उसे विक्रम को इसमें मज़ा दिलचस्पी आ रहा था। आखिरकार इस तरह की नखरेबाज निशा शर्मा को देखना आम बात नहीं थी और उसे इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत थी। लावण्या ने दोनों को हाथ पकड़कर अंदर जाते हुए उदास कठोर आंखों से देखा। प्राइवेट रूम के अंदर हर्षवर्धन धीरे धीरे खाना खा रहा था। वह उन दोनों को हाथों में हाथ डाले अंदर आते देखकर दंग रह गया। यह क्या, अभी कुछ ही दिन तो हुए थे और इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा तरक्की प्रोग्रेस हो गई थी? उसका सवाल पूछने का इंतजार किए बिना ही उसने निशा शर्मा को नज़ाकत से चिल्लाते हुए सुना, हर्षवर्धन भैया। पफ थू। हर्षवर्धन खाना खा रहा था और उसे इस नाम से पुकारे जाने पर उसने झटके से फुर की आवाज़ निकाली, थूक दिया, जिससे उसके सामने रखी कई डिशेस बर्तनों में खाना गिर गया। हर्षवर्धन इतनी जोर से खांसा कि उसका दिल लगभग मुंह को आ गया। क्या निशा शर्मा पागल हो गई थी? विक्रम ओबरॉय ने हर्षवर्धन द्वारा जूठे खराब किए गए व्यंजनों डिशेस की टेबल को घिन डिस्गस्ट से देखा और दरवाजे के बाहर खड़े वेटर से कहा, इन डिशेस को हटा दो। लावण्या देखती रही जब विक्रम ओबरॉय ने कई डिशेस का ऑर्डर दिया। जाहिर है ये डिशेस वे नहीं थीं जो उसे खाना पसंद था। इस बीच निशा शर्मा के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। बैठो। विक्रम ओबरॉय ने निशा शर्मा को बैठने के लिए खींचा। हर्षवर्धन के मुंह के कोने फड़के जब उसने उन्हें अविश्वास हैरानी से देखा। तुम क्या वे सच में एक साथ थे? ये बहुत अचानक था। विक्रम ओबरॉय ने उसे एक नज़र देखा, उसकी आंखों में चेतावनी की झलक थी। बैठ जाओ। हर्षवर्धन अवचेतन रूप से बिना सोचे समझे बैठ गया, लेकिन उसके भाव अभी भी वैसे ही थे, सदमे और अविश्वास से भरे हुए। उनके पीछे अंदर आई लावण्या को देखकर वह और भी ज्यादा हैरान था। क्या यह मौत की लड़ाई, आर पार की जंग थी? एक बाहरी व्यक्ति के रूप में बेशक उसने साफ देखा था कि लावण्या के मन में विक्रम ओबरॉय के लिए क्या था। वह आज के खाने पर आने के लिए केवल इसलिए मान गया था क्योंकि लावण्या ने उसके पीछे पड़कर उसे परेशान कर दिया था। विक्रम ओबरॉय की खातिर उसने विषय बदलने की बहुत कोशिश की थी, ताकि लावण्या कुछ ऐसा न कह दे जिसे वापस न लिया जा सके। जब विक्रम ओबरॉय कमरे से बाहर गया था तो वह उसके पीछे पीछे बाहर जाना चाहता था, लेकिन तभी लावण्या भी बाहर चली गई। उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह इस बात से डरे बिना नहीं रह सका कि बाद में उन दोनों के बीच क्या टकराव होगा। उसे हैरानी हुई कि उन दोनों के वापस आने के बाद निशा शर्मा भी वहां थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा शर्मा और विक्रम ओबरॉय इतने करीब होने का नाटक करेंगे और लावण्या के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे मानो उसका कोई वजूद ही न हो। लावण्या के शांत और अविचलित भावों को देखकर हर्षवर्धन का दिल कांप उठा। उसे लगा कि जल्द ही एक भयंकर तूफान आने वाला है। विक्रम ओबरॉय को हर्षवर्धन की प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं थी। उसने निशा शर्मा को अपने बगल में बिठाया और एक कटोरा, बाउल और चॉपस्टिक्स ले आया। उसका लहजा कोमल था जब उसने जोर देकर कहा, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए, बहुत ज्यादा दुबली होना अच्छी बात नहीं है। विक्रम ओबरॉय को देखकर, जो पहले से भी ज्यादा कोमल प्यारा बर्ताव कर रहा था, निशा शर्मा की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। वह एक्टिंग नाटक में कुछ ज्यादा ही डूबता जा रहा था। हालांकि वह पहले उसके साथ अच्छा था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो रहा था, है ना? हालांकि वह वही थी जिसने ये नाटक शुरू किया था, इसलिए वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और इसे जारी रख सकती थी। इसके अलावा लावण्या का चेहरा जितना भावहीन होता गया, वह उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहती थी। किसी इंसान से निपटने के लिए आप शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी प्रहार वार कर सकते हैं। मुझे पता है, मैं ठीक से खा रही हूँ। दूसरी ओर, आपको समय पर खाना खाने का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप काम में कितने भी व्यस्त क्यों न हों। उन दोनों को इतने करीब दोस्ताना देखकर और फिर लावण्या के दिखावटी शांत भावों को देखकर हर्षवर्धन मुश्किल से सांस ले पा रहा था। एकमात्र दर्शक के रूप में और वह व्यक्ति जिस पर इस नाटक का असर पड़ सकता था, वह अब काफी घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही सेकंड सब कुछ फटने, विस्फोट होने वाला है। ये बहुत डरावना था। जल्द ही खाना आ गया। ये सभी डिशेज निशा शर्मा की पसंदीदा थीं और बेशक झींगे प्रॉन्स जो उसे बहुत पसंद थे, वे भी शामिल थे। विक्रम ओबरॉय ने अपने हाथ पोंछे, झींगे उठाए और उन्हें छीलना शुरू कर दिया। उसकी हरकतों के कारण लावण्या की पुतलियां सिकुड़ गईं और आखिरकार उसके चेहरे के भाव बदल गए। अगर विक्रम ओबरॉय ने पहले केवल शब्दों से वार किया था, तो अब वह अपने कामों हरकतों से वार कर रहा था। उनके दोस्तों के ग्रुप को पता था कि विक्रम ओबरॉय को साफ सफाई का जुनून, क्लीनलीनेस फैटिश था। अगर वह थोड़ा सा भी गंदा हो जाता तो उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने उसके साथ कई बार खाना खाया था, लेकिन उन्होंने उसे कभी अपने हाथों से झींगे छीलते हुए नहीं देखा था। वह दस्ताने, ग्लव्स पहनकर दूसरों द्वारा छीले गए झींगे भी नहीं खाता था। अब उसने अपना रवैया क्यों बदल लिया?
जब विक्रम ओबरॉय ने निशा शर्मा के कटोरे में झींगा रखा तो लावण्या को ऐसा लगा मानो आसमान से बिजली गिर गई हो, वह लगभग बेहोश ही होने वाली थी। खाना शुरू करते ही निशा शर्मा को काफ़ी हद तक राहत महसूस हुई थी। जब तक विक्रम ओबरॉय ने उस हद से ज़्यादा मीठी और बनावटी चीज़ी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया, तब तक वह असल में बहुत शांत स्थिर थी। और झींगे छीलना कुछ ऐसा था जो विक्रम ओबरॉय ने कई बार किया था, इसलिए उसे इसकी आदत थी। हालांकि आज लावण्या के आसपास होने से उसे लग रहा था कि उसके मुंह में झींगे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लजीज लग रहे हैं। भले ही लावण्या का चेहरा भावहीन और शांत था, लेकिन वह कल्पना कर सकती थी कि लावण्या मन ही मन कितनी बौखलाई हुई फ्रैंटिक होगी। ये सोचकर कि लावण्या अंदर ही अंदर तड़प रही है, उसका मूड तुरंत बेहतर हो गया। निशा शर्मा कुछ लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी और लावण्या उनमें से एक थी। भले ही लावण्या ने खुद वो सारे काम नहीं किए थे, लेकिन वह श्रुति की मददगार बैकर थी। श्रुति उसकी मदद के बिना इतनी बेलगाम रैम्पेंट नहीं हो सकती थी। इसके अलावा वह उस पर हावी रहती थी, उसे नीचा दिखाती थी। उस तरह के घमंड कंडिसेंडिंग वाले नज़रिए ने निशा शर्मा पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। शुरुआत में निशा शर्मा ने एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए इतना संघर्ष किया था। उसने तो उस चीज़ के लिए लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था जो उसकी नहीं थी, लेकिन अंत में उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह उस तरह के दर्द और नफरत को भूल नहीं पाई थी। यह अफसोस की बात थी कि वह अपनी पहली जिंदगी जन्म में बहुत कमज़ोर थी और अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। हालांकि वह पहले से पूरी तरह अलग बदल चुकी थी और अगर वह लावण्या को गुस्सा भी दिलाती तो उसे बदले की कार्रवाई रिटेलिएशन से डर नहीं लगता था। इसके विपरीत उसे इस बात का इंतज़ार था कि लावण्या अपनी अगली चाल कब चलेगी। ये सोचकर निशा शर्मा का चेहरा और भी ज्यादा खिल उठा और उसने मांस का एक टुकड़ा उठाकर विक्रम ओबरॉय के मुंह की ओर भी बढ़ाया। विक्रम भैया। छन क्लैंग। सभी ने अपना सिर घुमाकर देखा तो हर्षवर्धन के सामने रखा कटोरा गिर चुका था और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। बकवास, ये तो अंधाधुंध बिना सोचे समझे किया गया हमला था। अब तक हर्षवर्धन को समझ आ चुका था कि क्या चल रहा है। निशा शर्मा का रवैया और हरकतें जो हमेशा से बहुत अलग थीं, उनका लावण्या से ज़रूर कोई लेना देना होगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि बाहर उनके बीच क्या हुआ था, लेकिन निशा शर्मा कुछ ज़्यादा ही निर्दयी रूहलेस हो रही थी। इसके अलावा लावण्या कोई ऐसी इंसान नहीं थी जिससे पंगा लिया जाए। क्या वह मौत को दावत दे रही थी? ठीक है, अगर वह उसे उकसाना भी चाहती थी तो उसे इतनी सख्ती से ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका कमज़ोर बेचारा दिल इसे सहन नहीं कर पा रहा था। निशा शर्मा को विक्रम ओबरॉय को नज़ाकत से खाना खिलाते हुए देखकर वह मानसिक रूप से थक चुका था। उसे लगा कि वह आज सच में गलत जगह आ गया है, उसे घर पर ही रहना चाहिए था। अगर वह इंस्टेंट नूडल्स भी खाता तो यहाँ आकर पीड़ित होने भुगतने से बेहतर था। निशा शर्मा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और पूछा, हर्षवर्धन भैया, क्या आप ठीक हैं? नहीं, कुछ नहीं। हर्षवर्धन का चेहरा नीला सफ़ेद पड़ गया था और ऐसा लग रहा था मानो वह अगले ही सेकंड रो पड़ेगा। अगर तुम ठीक हो तो ठीक से खाओ। विक्रम ओबरॉय ने उसे ठंडे चेहरे से देखा। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम एक कटोरा भी ठीक से नहीं पकड़ सकते। हर्षवर्धन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसका दिल कर रहा था कि वह उससे बुरी तरह लड़े। क्या उसने नहीं देखा कि यह सब किसकी वजह से हुआ है? हर्षवर्धन मन ही मन रोया, विलाप किया। उनके साथ दोबारा खाना खाने से पहले वह सुअर बनना पसंद करेगा। मन ही मन कसम खाते हुए वह व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया और कटोरे को ठीक किया, फिर खाना खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी नज़रें केवल अपने सामने रखी डिश पर थीं। उसने ठान लिया था कि वह अपनी आंखों के कोने कनखियों से भी कुछ नहीं देखेगा। विक्रम ओबरॉय ने हर्षवर्धन को डांटने के बाद एक बार फिर लावण्या की ओर देखा। उसकी मुस्कान झूठी थी। तुमने भी अभी तक भरपेट नहीं खाया है ना? तो खाओ। लावण्या ने ज़बरदस्ती एक मुस्कान निकाली। ठीक है। असल में वह गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोक लिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी आंखों में मौजूद खौफनाक चमक को छिपा लिया। लावण्या को अपना गुस्सा पूरी तरह से पीते काबू करते हुए देखकर निशा शर्मा का दिल खुशी से झूम उठा और उसके दिल का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वह खाना खाने ही वाली थी कि उसने विक्रम ओबरॉय को कहते सुना, मुझे अभी भी यह खाना है। इतना कहने के बाद उसने अपना मुंह भी बड़ा सा खोल दिया। निशा शर्मा निशब्द रह गई। वह इस नाटक सीन में कुछ ज्यादा ही डूब गया था। हालांकि निशा शर्मा मन ही मन शिकायत कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और कोमल आवाज में कहा, सावधान, ये गर्म है। विक्रम ओबरॉय ने अपना मुंह खोला और उसे खा लिया, संतुष्टि से अपना सिर हिलाते हुए। स्वादिष्ट, लजीज। हर्षवर्धन, जो अपना सिर नीचे करके खा रहा था, सेहने कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि उसने उन्हें न देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया था, लेकिन ये ध्वनि हमला सोनिक अटैक भी उतना ही डरावना था।
हालांकि वह जानता था कि वे एक्टिंग नाटक कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के खुल्लम खुल्ला प्यार पीडीए को सहना बहुत मुश्किल था। इस समय वह दुख और गुस्से से भरा हुआ था और अपनी चॉपस्टिक्स को फेंक देना चाहता था। ये बहुत ज्यादा बदमाशी जुल्म थी। निशा, तुम यहाँ कब आई? हर्षवर्धन ने सिर उठाया और पूछा, क्योंकि वह बस यूं ही बैठकर भुगत नहीं सकता था। ओह, मैं अभी अभी आई हूँ। हर्षवर्धन के सवाल का जवाब देते समय निशा शर्मा की आवाज़ भी सामान्य नॉर्मल हो गई और फिर वह अचानक चौंक कर चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, ओह नहीं, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। क्या भूल गई? विक्रम ओबरॉय ने पूछा। तरुण अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। तरुण? विक्रम ओबरॉय के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। निशा शर्मा ने अपना फ़ोन खंगाला और जवाब दिया, हाँ। सिर्फ तुम और वह? हाँ। निशा शर्मा को आखिरकार अपना फ़ोन मिल गया और उसने उसे चेक किया। 2 मिस्ड कॉल और कुछ मैसेज थे जो सभी तरुण की तरफ से थे। विक्रम ओबरॉय की आवाज़ नहीं बदली, तुम लोग यहाँ किस लिए आए थे? ओह, मैं उसे तैरना सिखा रही हूँ, निशा शर्मा ने अपने फ़ोन पर टैप करते हुए जवाब दिया। तैरना? विक्रम ओबरॉय के चारों ओर की हवा ठंडी हो गई। हाँ, वह तैरना सीखना चाहता है। निशा शर्मा ने पहले मैसेज पढ़े। मैसेज में तरुण उसकी स्थिति प्रोग्रेस को लेकर चिंतित था, पूछ रहा था कि वह कैसी है और क्या उसे मदद की ज़रूरत है। अगला मैसेज, जो अभी भी तरुण की तरफ से था, थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, जिसमें पूछा गया था कि उसने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया और क्या कुछ हुआ है। क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट पर था और वह लावण्या को परेशान करने चिढ़ाने में मग्न पागल थी, इसलिए निशा शर्मा ने इनमें से कुछ भी नहीं देखा। खुशकिस्मती से मैसेज 1 मिनट पहले ही भेजा गया था, इसलिए तरुण के पास यहाँ आने का समय नहीं था। उसने जल्दी से एक मैसेज वापस भेजा, पहले तरुण से माफ़ी मांगी, फिर कहा कि वह यहाँ डिनर के लिए है और उसे खुद ही वापस जाने के लिए कह दिया। वह तरुण को जवाब देने में इतनी व्यस्त थी कि उसने विक्रम ओबरॉय के भावों में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हर्षवर्धन महसूस कर सकता था कि विक्रम ओबरॉय बस तूफान से पहले की शांति दिखा रहा था। ये बहुत ही जानलेवा खतरनाक होने वाला था। लावण्या को याद आया कि तरुण कौन था और वह निशा शर्मा के व्यापक ज्ञान पर हैरान थी। जब उसने विक्रम ओबरॉय का सख्त गंभीर चेहरा देखा तो वह थोड़ी खुश हुई, लेकिन अगले ही पल वह फिर से उदास परेशान हो गई। क्या विक्रम ओबरॉय के ईर्ष्यालु जलन महसूस करने होने का यह मतलब नहीं था कि वह निशा शर्मा की परवाह करता है? यह उसके लिए अच्छा नहीं था। कमरे का माहौल अचानक बहुत ही अजीब हो गया। मैसेज भेजने के बाद निशा शर्मा ने नोटिस किया कि विक्रम ओबरॉय के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? विक्रम ओबरॉय के चेहरे को पढ़ना मुश्किल था और काफ़ी देर बाद ही उसने धीरे से एक सवाल पूछा, क्या वह मेरी तरह फिट गठीला है? पफ्थू, अहम खांसने की आवाज़। हाँ। कमरे में अचानक आवाज़ों की झड़ी हंगामा मच गई। हर्षवर्धन ने तुरंत प्रतिक्रिया रिएक्ट की और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया ताकि उसका थूक एक बार फिर टेबल को गंदा न कर दे। लावण्या का चेहरा लाल और काला गुस्से और शर्म से दोनों पड़ गया था, जो काफ़ी दिलचस्प था। जहां तक निशा शर्मा का सवाल था, वह भी निशब्द अवाक रह गई। तुम? क्या वह है? हालांकि विक्रम ओबरॉय बेफिक्र अडिग था और उसे घूर रहा था, ये पक्का करने के लिए कि वह उससे जवाब उगलवा ले। विक्रम ओबरॉय की नज़रों के आगे झुकने से पहले निशा शर्मा एक पल के लिए शर्माते हुए लाल हो गई। बिल्कुल नहीं। वह तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? एक लड़का था और एक लड़की थी, उनकी कोई तुलना ही नहीं थी। विक्रम ओबरॉय को यहाँ की असली समस्या सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन उसने फिर भी संतुष्टि से सिर हिलाया। अगली बार हम एक साथ तैर सकते हैं। निशा शर्मा एक पल के लिए जम गई, ठिठक गई और अंत में बस अपना सिर हिलाया। ठीक है। लावण्या भावहीन होकर उन दोनों को फ्लर्ट इश्कबाजी करते हुए देखती रही, जबकि अपने दिल में वह पहले से ही हिसाब लगा रही थी, योजना बना रही थी कि निशा शर्मा से कैसे निपटा जाए। असल में वह बता सकती थी, समझ रही थी कि निशा शर्मा नाटक एक्टिंग कर रही है। हालांकि वह ये भी देख सकती थी कि विक्रम ओबरॉय सच्चा सिंसियर था। यही वजह थी कि उसे इससे इतनी नफरत थी। विक्रम ओबरॉय उससे इतना दूर था और यह सब इसलिए था क्योंकि निशा शर्मा ने उसे फंसा लिया था, सिड्यूस कर लिया था। श्रुति ने उसे पहले जो बताया था उसके बारे में सोचकर लावण्या को सच में लगा कि उस बात में दम था, वह बात सही थी। पहले श्रुति ने उसे बताया था कि निशा शर्मा एक चालाक, षड्यंत्रकारी और लोगों का इस्तेमाल करने वाली मैनिपुलेटिव लड़की थी। कुछ महीने पहले निशा शर्मा एक आम लड़की थी जिसके माता पिता न के बराबर थे और उसे छोटे मोटे काम और जॉब्स करके अपना गुजारा करना पड़ता था। हालांकि 2 महीने पहले वह बहुत बदल गई थी। उसके कपड़े बदल गए थे, पुराने 10 रुपये वाले कबाड़ी बाजार, फ्ली मार्केट के कपड़ों से लेकर हल्के लग्जरी ब्रांड्स तक। उसका बर्ताव डिमिना भी बदल गया था और वह पहले वाली अकेली रहने वाली एकांतप्रिय युवा लड़की से बहुत अलग थी। और जो कारें उसे लेने आती थीं, वे सभी लग्जरी महंगी कारें थीं। इतने कम समय में वह इतनी कैसे बदल सकती थी?
श्रुति को यह विश्वास नहीं था कि इसके पीछे दाल में कुछ काला फिशिक नहीं है। इसके अलावा निशा शर्मा ने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे और वे सभी दोस्त अमीर लोग थे। अगर इसमें कोई गड़बड़ समस्या न होती तो श्रुति अपनी आंखें ही फोड़ लेती। जब श्रुति ने पहले यह बात कही थी तो लावण्या ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके दिमाग में निशा शर्मा भले ही ताकतवर भी होती तो वह क्या कर सकती थी। लेकिन अब उनकी हालिया मुलाकात टकराव के बाद लावण्या को एहसास हुआ कि निशा शर्मा सच में बहुत चालाक योजनाएं बनाने वाली थी। यहाँ तक कि विक्रम ओबरॉय भी उसके जादू वश में था। वह कितनी भोली सिंपल हो सकती थी। इसलिए लावण्या बेपरवाह से सतर्क सावधान हो गई। इससे पहले उसकी भावनाएं बेकाबू हो गई थीं। वह बहुत ज्यादा उतावली लापरवाह हो गई थी और उसने अपना आपा संयम खो दिया था। वह जितना ज्यादा अपना आपा खोती, मामले से निपटना उतना ही मुश्किल होता जाता। असल में इस मामले को सुलझाना बहुत आसान था, बस निशा शर्मा से छुटकारा पाना था। निशा शर्मा के जाने के बाद विक्रम ओबरॉय देर सबेर ठीक हो ही जाएगा, उबर जाएगा। आखिरकार उसे केवल कुछ पल के लिए ही धोखा दिया गया था, गुमराह किया गया था। 4 लोगों के इस ग्रुप में से हर किसी के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन ऊपर से वे अभी भी मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जरा सी भी कोई समस्या नहीं है। खाना खाने के बाद हर्षवर्धन के पेट में दर्द होने लगा। भावनाएं, इमोशंस कितनी भयानक चीज होती हैं, जो आमतौर पर सामान्य लोगों को भी इतने खौफनाक एजेंडों में बदल देती हैं। खाना खत्म करने और दरवाजे तक चलने के बाद लावण्या ने मुस्कुराते हुए निशा शर्मा से पूछा, क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं, राइड दे दूं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। मैं विक्रम भैया की कार से वापस चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी खाली फ्री हूँ। नहीं, सच में, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। मैं विक्रम भैया के साथ रहती हूँ। लावण्या की मुस्कान जम गई और उसके होंठ थोड़े सफ़ेद पड़ गए। तुम लोग एक साथ रहते हो? हाँ, निशा शर्मा ने सिर हिलाया। हम रहते हैं एक दूसरे के पड़ोस में। इन शब्दों ने लावण्या की मुस्कान में थोड़ी गर्माहट ला दी, लेकिन अगले ही सेकंड वह फिर से गायब हो गई। विक्रम ओबरॉय असल में निशा शर्मा के इतने करीब रहता था। ये कितना खतरनाक संकेत था। इस विचार के साथ उसने ज़बरदस्ती एक छोटी सी मुस्कान निकाली। क्या ऐसा है? वह एक जवाब की तलाश में हर्षवर्धन की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। हर्षवर्धन ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, ऐसा नाटक करते हुए मानो उसने उसका सवाल सुना ही न हो। इससे उसका दिल बैठ गया। अगर ऐसा है तो मैं पहले चलती हूँ। ठीक है, बाय, अगली बार मिलते हैं। निशा शर्मा ने उसकी ओर हाथ हिलाया। जब लावण्या कार में बैठी तो उसकी दिखावटी ज़बरदस्ती की मुस्कान अचानक बिना किसी नामो निशान के गायब हो गई। उसकी आंखों की गहराइयों में एक ऐसी खौफनाक डरावनी चमक दिखाई दी जिसे देखकर लोग डर जाते। ऐसा लग रहा था कि निशा शर्मा अब और जिंदा नहीं रह सकती थी। लावण्या को विदा करने भेजने के बाद ही हर्षवर्धन ने राहत की सांस ली। अभी अभी ऐसा लग रहा था मानो कोई लड़ाई होने वाली है। ये बहुत डरावना था। अब जाकर उसे होंग्यान यूथ ब्यूटी क्रीम के बारे में बात करने का मौका मिला था। वह जानता था कि लावण्या के सामने इस तरह की बातें नहीं की जा सकती थीं। होंग्यान यूथ की बिक्री साल्स बढ़ गई है। हर्षवर्धन ने गंभीरता से निशा शर्मा से कहा, क्या हमें अब कोई नया प्रोडक्ट उत्पाद लॉन्च करना चाहिए? हालांकि इस कंपनी का प्रभारी इंचार्ज हर्षवर्धन था, लेकिन फिर भी उसे निशा शर्मा की सलाह सुनने की आदत थी। आखिरकार वही थी जिसने ये फॉर्मूला नुस्खा बनाया था। स्लिमिंग पिल्स, वजन कम करने वाली गोलियों का क्या हुआ? निशा शर्मा ने पूछा। हमने अब उनका काफ़ी उत्पादन प्रोडक्शन कर लिया है। क्या हमें विज्ञापन एडवर्टाइज देना चाहिए? नहीं, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि विज्ञापन देने या न देने से कोई फर्क पड़ता है? हमारे लक्षित उपभोक्ता टारगेट कंज्यूमर्स आम लोग नहीं हैं। शुरुआत में ही निशा शर्मा ने ग्राहक आधार कस्टमर बेस के बारे में सोच लिया था। अमीर लोग और सेलिब्रिटीज जो पैसा खर्च करने को तैयार थे। केवल यही लोग एक छोटी सी गोली खरीदने के लिए कुछ हजार रुपये खर्च करना चाहते थे। जब आम लोग ये कीमत सुनते तो वे बस मुड़कर चले जाते, इसलिए विज्ञापन पर पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये ठीक है, हर्षवर्धन ने सिर हिलाया। तुम कल स्लिमिंग पिल्स पहुंचा देना और फिर मैं उन्हें विज्ञापन के लिए ले लूंगी। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि विज्ञापन नहीं देना है? हर्षवर्धन उलझन में था। वह इसे बाकी लोगों को देने और उनसे विज्ञापन प्रचार में मदद मांगने की बात कर रही थी। विक्रम ओबरॉय ने उसे तिरस्कारपूर्ण घृणा भरी नज़र से देखा। हर्षवर्धन का चेहरा उतर गया। क्या विक्रम ओबरॉय उनकी आपसी समझ, टैसिट अंडरस्टैंडिंग का दिखावा कर रहा था? निशा शर्मा ने भी सिर हिलाया। हाँ, मैं अपनी तरफ से स्लिमिंग पिल्स लेने वाले लोगों को ढूंढ रही हूँ। जब उन पर इसका असर होगा तो वे इन्हें प्रमोट करने, बढ़ावा देने में हमारी मदद करेंगे। बढ़िया। हर्षवर्धन ने विक्रम ओबरॉय की ओर नहीं देखा।
कहीं ऐसा न हो कि वह उसे पीटने का मन बना ले। तो फिर मैं पहले चलता हूँ। ठीक है। हर्षवर्धन को विदा करने के बाद जब केवल विक्रम ओबरॉय उसके पास रह गया तो निशा शर्मा का दिल अचानक खुशी से झूम उठा। उसे एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। विक्रम ओबरॉय की महक खुशबू ने उसे घेर लिया था, जिससे वह थोड़ी मदहोश नशे में हो रही थी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। विक्रम ओबरॉय ने उसका हाथ पकड़ा और चल दिया। निशा शर्मा ने अपनी कलाई की ओर नीचे देखा, जिसे विक्रम ओबरॉय ने पकड़ रखा था, और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर यह पहले की बात होती तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन अब ये नोटिस करने के बाद कि वह विक्रम ओबरॉय के लिए कुछ अलग महसूस करती है, चीज़ें बदल गई थीं। विक्रम ओबरॉय इस बात से अनजान था और वह निशा शर्मा को कार की ओर खींच ले गया। अंदर बैठो। जब निशा शर्मा कार में बैठी तो उसने उसके सिर को कार की छत से टकराने से बचाने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। उनके कार में बैठते ही कार तेजी से आगे बढ़ गई। कार के कुछ देर चलने के बाद विक्रम ओबरॉय ने अचानक पूछा, तुम वहां तैरने क्यों गई थी? और वो भी तरुण के साथ। एक आदमी के साथ अकेले रहने में ऐसा क्या मज़ा था? रात भर से जो जलन ईर्ष्या जमा हो रही थी, वह इस पल बहुत ही तीव्रता जोर से फूट पड़ी। तरुण ने कहा कि वह चाहता है कि मैं उसे तैरना सिखाऊं और उसे लगा कि वहाँ का माहौल अच्छा है, इसलिए हम आ गए। निशा शर्मा ने सफाई दी। तुम्हें ही उसे तैरना क्यों सिखाना है? क्या मोहित ऐसा नहीं कर सकता? विक्रम ओबरॉय का चेहरा भावहीन था। मोहित भैया बहुत व्यस्त बिजी रहते हैं, उन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कोई ट्यूटर सिखाने वाला नहीं रखा जा सकता? जब उसने निशा शर्मा के सामने तरुण के बिना शर्ट वाले टॉपलेस शरीर के आगे पीछे घूमने के बारे में सोचा तो विक्रम ओबरॉय की आंखें लाल हो गईं। वैसे भी यह सिर्फ 1 घंटे की बात है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विक्रम ओबरॉय अपनी बात जारी रखना चाहता था, तभी निशा शर्मा का फ़ोन बज उठा। उसने चुप रहने का इशारा किया और फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ पल्लवी थी, जो थोड़ी घबराई हुई बेचैन लग रही थी। चेहरे पर रैशेस दाने। निशा शर्मा की भौहें सिकुड़ गईं। मैं अभी आ रही हूँ। उसने फ़ोन रख दिया और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, विक्रम ओबरॉय ने पहले ही ड्राइवर को होंग्यान ब्यूटी क्लब की ओर चलने का इशारा कर दिया था।